हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस परसेंटाइल बूस्टर सेशन ऑन स्ट्रेट लाइंस। यानी आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं खूब सारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। और इससे पहले कि हम प्रैक्टिस शुरू करें, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फिर से आपको करना क्या है, आपको जाकर या फिर अगर आपके पास में ही रखा हो एक कॉपी और एक पेन जरूर ले लें, अपने साथ जरूर रखें इस लेक्चर को शुरू करने से पहले। और इस लेक्चर में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, वो ये है, जैसे ही यहां क्वेश्चन डिस्प्ले हो वीडियो पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए 4 मिनट के अंदर अंदर, 4 या 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगाइए। 4 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फिर जब आप उस क्वेश्चन को कर लें, फिर आप वीडियो दोबारा प्ले करिए और अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ टैली करिए और फिर देखिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। तब आप पाएंगे रियल में आपकी परसेंटाइल बूस्ट होगी और आप में सुधार होगा, क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस से करिश्मे होंगे। क्योंकि वहां पर आसान से आसान क्वेश्चन मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि आप हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मेरे साथ करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। अरे बैठो मत, जाकर कॉपी पेन लेकर आओ, फिर शुरू करना इस सेशन को। ठीक है भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर, हम तभी शुरू करेंगे इस सेशन को, हम शुरू करेंगे तभी इसी सेशन को। तो चलिए, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज करिए, करके देखिए। तो उम्मीद है आपने मेरी बात मानी होगी, वीडियो पॉज किया होगा। लेट अस सी द करेक्ट आंसर टू दिस एंड द मेथड टू डू दिस। अ लाइट रे एमिट्स फ्रॉम ओरिजिन, जेईई मेंस 2023 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया है। व्हाट डज द प्रॉब्लम से? दैट रे ऑफ लाइट एमिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो एक रे ऑफ लाइट ओरिजिन से गई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये लाइन एक 30 डिग्री का एंगल बनाती है और फिर यहां से एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 को स्ट्राइक करती है और फिर यह रिफ्लेक्ट हो जाती है, सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। या थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहां पर यह रे ऑफ लाइट गई, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, हाँ सर, और फिर यह असल में रिफ्लेक्ट कहां हुई? एक दूसरी लाइन पर हुई, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन है, इसने इस पर स्ट्राइक किया और इससे रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां बीच में क्या आएगा सर? बीच में आएगी नॉर्मल, सो दिस इज द नॉर्मल रे। हाँ सर, तो ये हो गई हमारी x प्लस वाई। तो दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये लाइन है अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 1 और यह है अपना ओरिजिन। यहां से एक रे ऑफ लाइट गई मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो यह है हमारी एक्स एक्सिस। उसने इस पॉइंट P पर इसे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई। तो हमें बताना है रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट Q। तो Q का हमें x कोऑर्डिनेट बताना है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रॉब्लम, यानी कि एक तरीके से ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है ये लाइन। हाँ सर, और यह जो ग्रीन लाइन है बीच में जो हमने बनाई है, दैट इज द नॉर्मल एट P। तो इसको मैं L1 कह देता हूं, इसको LM कह देते हैं, लाइन मिरर, इसको कह देते हैं लाइन नॉर्मल, और तो ये लाइन नॉर्मल है। तो अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल सो स्लोप ऑफ लाइन मिरर जो है सर वो तो है -1, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। अगर इसका स्लोप 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। जी सर, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी तो आप बच्चों ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल का 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, और अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल हो गया 15 डिग्री। सो दिस एंगल बिकम्स 15 डिग्री। तो ये एंगल यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा एंगल हो गया 15 डिग्री। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यह भी 15 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये 15 डिग्री होगा, आप समझ गए 15 डिग्री क्यों? क्योंकि 45 डिग्री होगा दिस प्लस दिस। ये बात हम क्लास 8th या 9th में पढ़ते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है थीटा, वो ये 1 तो ये 2, तो थीटा बराबर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ
टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हाँ सर, ये छोटी सी बात बचपन में आपने पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। तो वही चीज हम यहां पर यूज करते हैं, यहां पर यूज करते हैं। mn कितना है सर 1 है, तो ये 45 डिग्री समझ में कैसे आया, क्योंकि इसका स्लोप कितना है 1, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 ये 30, तो ये हो गया 15। अब इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, तो ये 15, तो ये एंगल कितना हुआ, बाय द सेम प्रॉपर्टी दिस बिकम्स 60 डिग्री। इसका मतलब ये नॉर्मल लाइन भाई, ये नहीं, नॉर्मल लाइन ये है ln, ये है सॉरी, तो दैट इज द नॉर्मल, ठीक है ना। तो यह हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो एल आर का स्लोप जो हो गया वह हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बोले तो √3, tan 60 इज √3, यानी कि यह 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी। तो क्या हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं, बस एक पॉइंट P और मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, P पॉइंट निकालते हैं। P पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन को मैं बोल देता हूं LI, यानी इंसिडेंट रे। तो ये कहां से आती है, y-0 इज इक्वल टू x-0, और इसका स्लोप होगा tan 30 डिग्री, तो इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x-0। तो y इज इक्वल टू 1/√3x। बिल्कुल सर। अब इसको अगर मैं इसके साथ सॉल्व करूं, सॉल्व विद LM, लाइन मिरर, यानी इसको सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1/√3 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इंटरसेक्शन का, x को √3 से डिवाइड करके मिलेगा, यानी कि 1/√3 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं p के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास हैं। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, √3 प्लस 1, 1/√3 प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी y माइनस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस √3 प्लस 1 इंटू उसका स्लोप। स्लोप कितना है सर, √3 है, तो यहां पर रख देंगे √3। अब क्योंकि q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसमें क्या करें, y को 0 रख दें, क्योंकि किसी भी लाइन या किसी भी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे x एक्सिस के साथ चाहिए होता है तो उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो y को 0 रख दीजिए। तो जैसे ही हमने y को 0 रखा, मेरे पास आ गया -1/√3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू x माइनस √3/√3 प्लस 1। तो x अपने पास आ गया √3/√3 प्लस 1 माइनस √3 इंटू √3 प्लस 1। एलसीएम लिया तो यहां √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 3 माइनस 1/√3 इंटू √3 प्लस 1, दैट बिकम्स 2/√3 इंटू √3 प्लस 1। यानी q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/√3 इंटू √3 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x एक्सिस पर लाई करता है। सो हमसे पूछा गया एब्सिस, एब्सिस था मतलब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 2/√3 इंटू √3 प्लस 1, देयरफॉर आंसर इज IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आप देखिए कि आपको 4 मिनट लगे इसको करने में, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, 6 मिनट तक लग सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या गलत आया, या फिर कहीं आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी, या फिर आप ब्लैंक हो गए क्वेश्चन को देखकर। तो यह है, थोड़ा समझिए और देखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट बी एंड सी, फिर से लेट बी एंड सी बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, बी एंड सी आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पर हमारे पास ये हमारी x एक्सिस, सपोज दिस इज अवर x एक्सिस, हाँ सर ये हमारी x एक्सिस, और 2 पॉइंट्स हैं किस लाइन पर, y इक्वल टू -x लाइन पर, दीज आर द 2 पॉइंट्स। और यह दोनों पॉइंट्स B और C सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब है कि यह दूरी और यह दूरी बराबर है, यानी ओरिजिन क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -x, तो अगर मैं इस पॉइंट को t, -t मान लूं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -t, t, क्योंकि आप समझते हैं
माइनस टी कॉमा टी। बिल्कुल सर, तभी मिड पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा, देखकर समझ में आ रहा है। ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। सर आपने ये पॉइंट कैसे लिया? मैंने x को मान लिया t, तो y हो गया माइनस टी। हाँ सर, और ये क्योंकि इसका बिल्कुल अपोजिट है, मिड पॉइंट होगा ओरिजिन, तो इसका हो गया माइनस टी कॉमा टी। हाँ सर, ये क्लियर हुआ। सपोज a इज अ पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू y माइनस टू एक्स इक्वल टू टू, y माइनस टू एक्स इक्वल टू टू। एक और लाइन है y माइनस टू एक्स इक्वल टू टू। तो अगर देखा जाए इसका y इंटरसेप्ट तो है 2 और x इंटरसेप्ट है 1 माइनस 1, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई। हाँ सर, ये कुछ ऐसे बना दो। हाँ सर, अब a इसी पर लाई करता है, a इसी पर लाई करता है, और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, इफ आई हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं बी सी पर, तो ध्यान रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में यह परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा, साथ साथ बाइसेक्ट भी करेगा। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस passes through the vertex of the triangle in case of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है ऑफ BC। ये कहां से पास करता है, पासिस ए, पासिस थ्रू ए। हाँ सर, पासिस थ्रू ए। तो यह है एक इंपॉर्टेंट बात, एक कॉन्सेप्चुअल बात इस सवाल से रिलेटेड। हाँ सर, तो यह बात तो सबको बचपन से मालूम है मैक्सिमम लोगों को। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इफ आई टॉक ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की BC की, तो भैया यहां तो मिड पॉइंट O है, तो यहीं से लाइन जाएगी, और इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। वो कहां से जाएगी, A से, और A किस पर है सर, इस लाइन पर था। y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 2, इस पर भी A है और इस लाइन पर भी A है, इस लाइन पर भी A है। तो ध्यान रखिए A इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जाएगी। इसका स्लोप कितना है सर, -1, तो इसका स्लोप कितना हो गया सर, इसका स्लोप हो गया 1, और ये कहां से जा रही है, ओरिजिन से। तो अगर मैं आपको यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखाऊं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह बन गया बंधु, ये। हाँ सर, और फिर यहाँ ये है। सो दैट इज हाउ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लुक्स लाइक। सो दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इसको थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो, ये हो गया। हाँ सर, फिर यह हो गया। हाँ सर, और फिर यह हो गया। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। सो ABC, और यह लाइन जो हमारे पास है, इस लाइन को मैं L कह देता हूं। तो L की इक्वेशन क्या हो गई सर, L हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि y इक्वल टू x। अगर मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व विद, किसके साथ सॉल्व करूं, सॉल्व विद y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो y की जगह x रख दो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू भी आ गई -2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के, -2, -2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जैसे ही मुझे a के कोऑर्डिनेट्स मिले, आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब जरा यहां आओ, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ सर, सो दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, एंड दिस इज a -2, -2। दिस इज द बेस BC, और ये किस लाइन के अलॉन्ग है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं इसके ऊपर, तो यह हाइट होगी h। फिर से एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये तो बचपन से पढ़ा है सर हमने। हाँ बेटा, आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन एक चीज और नहीं पता चलेगी, वो हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ सर, ये मालूम है बेटा। एक फॉर्मूला हो और है h² / √3, h² / √3, हाइट का स्क्वायर अपॉन √3, दैट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर मुझे यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वह हो जाएगा यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर -2 है भाई, पॉइंट है ना, हाँ, तो -2 अपॉन -2 अपॉन √2 सो दैट इज हाइट। ये क्या बन गया? हाइट बन गया। तो पहले तो मैं हाइट लिख लेता हूं, तो दिस इज नथिंग बट द हाइट, तो ये h लिखता हूं यहां पर, h इक्वल टू, तो h कितना आ गया सर? h आ गया 2√2, क्योंकि ये हो गया ऊपर 4, तो 2√2 हाइट हो गई, तो एरिया हो गया h² 8 अपॉन √3। हाँ सर, h² अपॉन √3, तो आंसर आ गया कैलकटा। तो कैलकटा इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा अगला प्रॉब्लम। पहले ये वाला प्रॉब्लम हम करते हैं, आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। पहले ये करते हैं फिर अगले पर आएंगे। चलिए आइए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्राइंगल इज फाउंड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड द लाइन 3x + 4y = 60, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स a, b which lie inside the triangle, ये है भाई, और यह लाइन है 3x + 4y = 60। तो लाइन क्या है अपने पास? 3x + 4y = 60, यानी कि x इंटरसेप्ट है 20 और y इंटरसेप्ट है 15, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 20। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स p, a, b which lie strictly inside this where a is an integer and b is a multiple of a। तो हमें वो पॉइंट चाहिए a, b जहां b कुछ मल्टीपल हो a का, फॉर m बिलोंगिंग टू सम इंटीजर। ये कुछ मल्टीपल होना चाहिए a का, और a इंटीजर अपने आप में पहले से है। हाँ सर, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इस ट्राइंगल के अंदर होंगे a, b टाइप के, जहां पर b जो है वो a का कोई ना कोई क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको पता है यहां पर 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये 3, और फिर इसी तरह से चलते चलते यहां तक x इंटरसेप्टेड 20, तो ये हो जाएगा 20। अब वो कह रहा है कि हमें इंटीग्रल पॉइंट्स चाहिए। क्या चाहिए? इंटीग्रल पॉइंट्स चाहिए a, b जो इसके अंदर हो, है ना। तो 1 के ऊपर कुछ एक पॉइंट्स आएंगे, इसी तरह से 2 के ऊपर कुछ पॉइंट्स आएंगे, फिर 3 के ऊपर कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो हमें जो पॉइंट्स चाहिए वो स्ट्रिक्टली इनसाइड चाहिए, यानी बाउंड्री पर वो पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, और साथ साथ वो पॉइंट्स इंटीजर पॉइंट्स होने चाहिए, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का मल्टीपल होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x कोऑर्डिनेट। सो दिस इज द कंडीशन, यानी वो कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए x कोऑर्डिनेट का। एक बार ऐसा ही प्रॉब्लम IIT एडवांस में आया था, वहां पर उसने नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स पूछे थे, लेकिन जेईई मेंस ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वो कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का इंटीग्रल पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर x 1 है, अगर x 1 है तो 4y इज इक्वल टू 57, यानी y इज इक्वल टू 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16, 16 14.25। तो अगर हम देखें 1 1 1 2 से लेकर 114 तक सारे पॉइंट्स कहां आएंगे? इस ट्राइंगल के अंदर आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, और ये 1, 14.25 ये इसकी बाउंड्री पर होगा, लेकिन हमें तो इंटीजर चाहिए, तो 14 इसके जस्ट नीचे होगा और जो इसके अंदर होगा। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए सर? ये हो गए 14 पॉइंट्स। अब बात करते हैं अगर x 2 हो जाए, अगर x हो जाए 2, तो उस केस में 4y इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा 654। तो y की वैल्यू आ गई 27/2, 13.5। तो इस केस में 2 2
ध्यान रखिए y कोऑर्डिनेट मल्टीपल होना चाहिए, 2 3 2 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 6 पॉइंट्स आ गए सर। सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव गॉट? 6 पॉइंट्स। 2 1 जा 2, 2 का टेबल बना दो बस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 छूट गया। हाँ सर 2 2 जा 4 छूट गया, लेकिन 2 6 जा 12 पर एंड हुआ तो नंबर ऑफ पॉइंट्स तो 6 सही थे, तो 2 2 जा 4 लिखना भूल गए हम। काउंट तो हमने कर लिया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 6, तो दैट मेक्स इट 6 पॉइंट्स। हाँ सर। अब अगर x 3 हो जाए, सो इफ x बिकम्स 3, अगर x 3 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? जब x 3 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9, 4y इज इक्वल टू 51, तो y इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 30, 11 बच गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 30, 12.75। अब 4 का टेबल 3 का टेबल चलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। उसके बाहर नहीं जा सकते, क्यों? 14 आते ही वो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, उसके आते ही वो पॉइंट बाहर चला जाएगा। तो कितने पॉइंट्स हो गए सर? 4 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं अगर x 4 हो जाए, इफ x बिकम्स 4, अगर x 4 हो गया तो 4y इज इक्वल टू सर 12, 48, 48, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ध्यान रखना, जो 4 पर 12 आया, क्या ये पॉइंट हमें लेना है 4, 12? नहीं, 4, 12 हमें नहीं लेना, क्योंकि ये कहां लाई कर रहा है सर? बाउंड्री पर लाई कर रहा है। 4, 12 इज लाइंग ऑन द बाउंड्री, सो वी डोंट हैव टू टेक इट। तो हमारे पास 4 का टेबल फिर शुरू होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, वो नहीं लेंगे, तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। तो अपने पास अभी तक 14 और 6 20 और 4 24 और 2 26 पॉइंट्स आए हैं। अब आगे, अगर x 5 हो जाए, इफ x इज इक्वल टू 5, तो अगर x 5 हो गए 15 प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 60, तो 4y इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 11.25। हाँ, तो 5 का टेबल चलेगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 2 पॉइंट्स ये आ गए, 2 पॉइंट्स। अब अगर x हो जाए 6, तो 6 3 जा 18, तो 4y इज इक्वल टू 18, तो 42 आ गया, तो y इज इक्वल टू 21/2, 10.5। तो आपके पास आ गया अब 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सर एक ही पॉइंट आएगा, ओनली 1 पॉइंट। अब अगर x 7 हो जाए, तो आपको यहां पूरी मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर x 7 हो जाए तो 4y 21, मेरे ख्याल से 39 आ गया, 21 20 जाएगा 40, एक और जाएगा तो 39, तो y इज इक्वल टू 4 9 जा 36.75, और अब पॉइंट आ गया 7 1 जा 7, तो यह भी एक ही पॉइंट आया। फिर उसके बाद अगर x 8 हो जाए, तो ये हो गया 24, 24 का मतलब हो गया 36, तो y इज इक्वल टू 9, 24 और 9 36, 24 और 36 दैट इज 60, हाँ सही है, तो y 9। फिर से यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आएगा सिर्फ 8,8, यह भी एक पॉइंट आ गया। अब ये सिलसिला अगर x 9 हो जाए, ये सिलसिला वहां करना पड़ता है, यानी ये क्वेश्चन को करने में समय लगता है आपको। तो 4y इज इक्वल टू 27, 27 33, तो y इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहां से आएगा 9 पॉइंट। 9 पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि 9 का टेबल 9 1 9, पहला ही पॉइंट आ रहा है 9, जो कि बाहर चला जाएगा ट्राइंगल से। तो उसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे तो फिर तो आप समझते हैं वैल्यूज और छोटी होती जाएंगी। जैसे 10 रखोगे तो 30 अपॉन दिस 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग। तो 10 के साथ में कोई भी इंटीजर
वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं, यानी बस यहीं तक हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए सर? ये हो गए 14 + 6 20, 20 और 4 24, 24 और 2 24 और 2 26, 26 और 28 29 30 31। तो इन ऑल वी हैव गॉट 31 points. So the correct answer to this problem shall be 31 such points which lie inside this triangle. तो इसे करने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगेगा आपको। तो आईआईटी में एग्जाम में क्या करना चाहिए था? वी कुड हैव लेफ्ट दिस प्रॉब्लम। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये प्रॉब्लम आया जेईई एडवांस 2014 में। फॉर अ पॉइंट P, let D1P and D2P denotes the distance of P from the line x minus y. D1P क्या है? x, y का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन। तो P को मान लेते हैं x, y। हाँ सर, कुछ भी मान लो, x, y मान लिया। उसका डिस्टेंस इससे कितना होगा सर? x माइनस y का मॉड्यूलस अपॉन √2। और D2P क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम x प्लस y, सो दैट इज x प्लस y का मॉड्यूलस अपॉन √2। ये हो गया। अब D1P प्लस D2P, D1P प्लस D2P, यह है 4 से लेकर 2 के बीच में। और हमें क्या करना है? द एरिया ऑफ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स P lying in the first quadrant of the plane satisfying this condition। यानी कि हमें वो P चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करते हो। तो कहने का मतलब है मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई, नीचे दोनों के √2 है तो 4√2 अपॉन √2। हाँ सर, और ध्यान रखना P जो है x, y, ये कहां लाई करता है? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो अब हमें अगर x, तो ऑब्वियस ही बात है x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो x माइनस वाई का मॉड्यूलस, ये तो x प्लस वाई ही खुल जाएगा। हाँ सर, और यह है लेस देन इक्वल टू 4√2 और यह है लेस देन इक्वल टू 2√2। दो केस बनेंगे, ये एज इट इज खुल जाएगा क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो x प्लस वाई पॉजिटिव होगा तो मॉड से बाहर ये एज इट इज आ जाएगा, तो यहां से मॉड हटा सकते हैं। अब x माइनस वाई का मॉड खोलने के लिए दो केसेस बनेंगे। क्या? अगर x y से बड़ा हो और अगर x y से छोटा हो। सो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये खुल जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। तो आपके पास आ गया 2x इज लेस देन 4√2 अपॉन, और यहां 2√2। तो x आ गया √2 से लेकर 4√2√2 तक। हाँ सर, तो अगर मैं ये वाले रीजन को प्लॉट करूं तो यह वाला रीजन देखो जरा, ये, हाँ सर, ये कब है? जब x ग्रेटर देन y है। एक चीज याद रखें, y इक्वल टू x होता है इस लाइन पर, y इक्वल टू x इस लाइन पर होता है, y इक्वल टू x लाइन पर होता है। इस लाइन के ऊपर देखो, इस पॉइंट पर मान लो x और y बराबर हैं। हाँ सर, x और y इस पॉइंट पर, हर लाइन, इस लाइन की हर पॉइंट पर x और y बराबर होंगे। तो अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो y बड़ा हो जाएगा x से, और अगर नीचे आते हैं कि y क्यों बड़ा हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसलिए इस लाइन के ऊपर तो क्या होता है? x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x होता है, नीचे क्या होता है? x ग्रेटर देन y होता है। यानी कि हमें कहां चाहिए? इसके नीचे वाला रीजन चाहिए, और x कहां से कहां तक? √2 से लेकर 2√2 तक। तो x हमें चाहिए √2 से लेकर 2√2 तक, और इसके नीचे वाला रीजन हमें चाहिए, यानी ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला। यानी कि जो भी x, y होंगे वो इस रीजन के अंदर कंटेन्ड होंगे, क्योंकि x y से बड़ा है, वो रीजन होगा इस लाइन के नीचे। क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर चलते हैं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, y की वैल्यू x से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस लाइन पर y और x बराबर होते हैं। तो ऊपर जाने पर, वर्टिकली ऊपर जाने पर y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, हर कोई जानता है, और नीचे जाने पर y कोऑर्डिनेट घटेगा। तो इसलिए नीचे वाले रीजन में तो x लेस देन y होता है, और ऊपर वाले रीजन में x ग्रेटर देन y। सो इट इज दिस रीजन। फिर अगला,
अगर x लेस देन इक्वल टू y हो जाए, ठीक है ना, हाँ सर, लेस देन y हो जाए, कई लोग कहेंगे, चलो लेस देन y मान लो, ठीक है, तो उस केस में ये हो जाएगा x माइनस वाई की बजाय y माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अब मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, सो इट विल ओपन विद अ माइनस साइन। तो y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। तो ये हो गया आपके पास 2y इज लेस देन इक्वल टू 4√2 और यहां 2√2। तो y की रेंज आ गई √2 से लेकर 2√2 तक। तो y की रेंज √2 कहां मिलेगा? बिल्कुल इसके सामने। और 2√2 कहां मिलेगा? बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने, हाँ सर, यहां मिलेगा 2√2। तो ये तो हो गया √2 और ये हो गया 2√2। और हमें जो रीजन चाहिए वो इस लाइन के इधर वाला रीजन चाहिए, ऊपर वाला। तो लाइन के ऊपर वाले रीजन में कौन से पॉइंट्स आएंगे सर? ये वाले पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि y इनका लिमिटेड है कहां से कहां तक? √2 से 2√2 के बीच में, तो y यहां। तो ये रीजन हो गया अपने पास रिक्वायर्ड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बोला था, हाँ सर। तो अब अगर आप देखो रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन पूछा है उसने, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आर, मेरे ख्याल से यही था, जो एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स पी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सैटिस्फाइंग दिस। तो इसका जो रीजन हो जाएगा, देखो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है आपको, हाँ सर, तो 2√2 का स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, हाँ सर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 8 minus 2, that is 6. 8 minus 2, that is 6. So 6 is the correct answer in this case. यानी उस रीजन का एरिया हो गया 6। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। आइए अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये प्रॉब्लम है 2023 25 जनवरी शिफ्ट 2 को। क्या पूछा है? द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज दिस। पता है ये तो हमको। कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। बहुत ही सिंपल सवाल, जेई मेंस ने एक तरीके से थाली में रखकर ये मार्क्स दिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका जो एंगल बाइसेक्टर पेयर होता है, एंगल बाइसेक्टर पेयर जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। यह आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर ये तो मालूम है सर, ये तो मतलब हम तो क्लास में बताया है। तो यहां पर अगर इस केस में हमारे पास लाइन है 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह तो हो गया भैया a, ये हो गया b और 2h हो गया 1, तो h की वैल्यू आ गई हाफ। तो बाइसेक्टर अगर मैं लिखता हूं एंगल बाइसेक्टर पेयर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही पूछा है वहां पर, यू हैव टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा सर? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी यानी कि 5 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो आंसर क्या आ गया सर? ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ तो आंसर क्या आ गया? दिल्ली। सो दिल्ली कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम बहुत प्यारा सवाल है, जेई मेंस 2022 में आया है 27 जुलाई शिफ्ट 1 में। एंड दिस प्रॉब्लम सेज हमारे पास एक पॉइंट है 1,1 -4,3 और -2,5 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, P बी अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो मैं अभी तो एक रफ डायग्राम बना लेता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, हाँ सर ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज A, B और C।
अब इस ट्राइंगल में हमारे पास वर्टिसेस हैं 1,1, बी है -4,3 और सी है -2,5। तो ट्राइंगल तो हमने बना लिया, -2, -5। फिर कह रहा है P be a point on the side BC such that Δ1 and Δ2 be the areas of APB। APB यानी कि ये कह रहा है इसके ऊपर एक पॉइंट है P BC के ऊपर, इसका एरिया Δ1, इसका एरिया Δ2, इसका एरिया Δ2। Δ1 is to Δ2, Δ2 किसका एरिया है? पूरे ABC का एरिया है भाई, इसको मैं डेल्टा डैश कह देता हूं, डेल्टा डैश। तो Δ2 एरिया है, Δ1 तो किसका एरिया है? APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। तो डेल्टा किसका एरिया? Δ2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और वो है 4:7। तो Δ1 is to Δ2 is 4:7, 4:7। और हमें क्या करना है? देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय AP, AC एंड X एक्सिस। तो AC की इक्वेशन मुझे मालूम है, तो कुल मिला के मुझे AP की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे पहले P पॉइंट चाहिएगा। अब P पॉइंट कैसे निकालें, यही सबसे बड़ी कश्मकश है इस क्वेश्चन में। तो आप एक चीज गौर से देखें, Δ2 अपॉन Δ1 विल बी 7/4। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो Δ2 माइनस Δ1 अपॉन Δ1 इज इक्वल टू 3/4। हाँ सर, Δ2 हो गया पूरे ट्राइंगल का एरिया, माइनस Δ1 तो क्या बचेगा सर? डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश अपॉन Δ1 इज 3:4। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन टू BC, तो ये हाइट आएगी h। हाँ सर, तो आप मुझे बताओ Δ1 कितना होगा? सर Δ1 होगा हाफ BP इंटू h, और डेल्टा डैश क्या होगा सर? क्योंकि ये हाइट तो यही रहेगी, हाइट तो बाहर रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वर्टेक्स A से बेस का जो डिस्टेंस है वो h है बेस BP से, तो ये हाइट आएगी h, तो हाफ BP इंटू h, और ये होगा हाफ PC इंटू h। दोनों का हाइट सेम रहेगा, बिल्कुल सर। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास आ गया BP अपॉन PC, है ना, BP अपॉन PC। तो BP रेशियो PC कितना आ गया सर? BP अपॉन PC बराबर हो गया डेल्टा डैश अपॉन दिस 4/3, 4/3। हाँ सर, 4/3 हुआ, तो हम कह सकते हैं BP इज टू PC इज 4:3। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे वो ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, लगा के देखो कितना बिल्कुल काली माता बन जाती है सवाल, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी में निकल के नाचना शुरू कर देगा। जी सर, तो ये आ गया। अब आपको पता है ये 4:3 है, 4:3 है। तो अगर ये 4:3 है BP is to PC, so what I can say is P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे सर? सेक्शन फॉर्मूला, 4 इंटू -2, माइनस का 8 माइनस का 4, एक बार देख लो, 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू -2, और 3 इंटू माइनस का 12, तो 4 इंटू माइनस का 2 8, एंड माइनस का 12 माइनस का 20/7, और 4 इंटू 5 -20 और +9, -20 +9 -21/7 -3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -20/7 -3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब हम AP की इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले अपन एक बार फिर से यहां पर ये आ गया सब कुछ, कोऑर्डिनेट्स एक बार फिर से सब कुछ अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में ध्यान रखें कि आप थोड़ा थोड़ा बीच में रीचेक भी करते रहें। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4:3, 3:4, 4:3, तो ठीक हो गया। 4 इंटू -2 -8 -8 -12 -20/7, फिर 4 इंटू -20 +9 -11/7, यही आ रहा है। हाँ सर, -11/7, ये आ गया भाई पॉइंट्स। अब हम AP की इक्वेशन निकालें। AP की इक्वेशन क्या आएगी सर? AP की इक्वेशन अपने पास आ जाएगी
y माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू स्लोप आएगा -11/7 -1 -11/7 -1 -20/7 -1, तो y माइनस वन इज इक्वल टू -18 अपॉन -27 x माइनस वन, तो y माइनस वन इज इक्वल टू 2/3 x माइनस वन। तो ये हो गया AP। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय AP, AC एंड x एक्सिस। अब ये तो हो गया AP का इक्वेशन। तो AP का इक्वेशन और थोड़ा ढंग से लिख लो चाहो तो। सर AP का इक्वेशन हो जाएगा y 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब निकालते हैं AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन निकालते हैं। लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ AC। AC y माइनस वन, y माइनस x माइनस वन, x माइनस वन इंटू स्लोप माइनस का 5 माइनस का 1, और फिर है माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो y माइनस वन माइनस 6 अपॉन 3 2 x माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। अब हमें एरिया निकालना है ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय AP AC। मान लो ये तो हो गया AP AC एंड x एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो ये इक्वेशन, ये क्या है, मान लो AP ये है और AC कहीं है, ये ऐसा है AP AC और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया। तो हमें पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट Q और R के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? सर इसमें उठाकर आप x को 0 रख दो, y को 0 रख दो। y को 0 रखा तो हाफ माइनस हाफ कॉमा 0। और Q R के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? सर उसमें उठा के y को 0 रख दो, हाफ कॉमा 0, हाफ कॉमा 0। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, सर a तो 1,1 है ही, तो हाइट कितनी हो जाएगी ट्राइंगल की? सर हाइट हो जाएगी 1 y कोऑर्डिनेट के बराबर। और बेस कितना है? सर बेस भी 1, तो एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू बेस। बेस 1 कैसे? हाफ इधर और हाफ इधर, हाफ इधर और हाफ इधर। बिल्कुल सर। तो अपने पास मतलब जो बेस आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, हाफ और हाफ के बीच का दूरी कितना हो गया? सर 1 हो गया, इंटू हाइट भी 1, तो एरिया आ गया हाफ स्क्वायर यूनिट्स। So the correct answer in this case comes out to be कैलकटा। तो बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल आप लोगों ने देखा यहाँ पर होते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा और आपका आंसर टैली हो गया होगा। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगला सवाल ये रहा। जेई मेन 2023 फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 में आया है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 2 3 3 1 इज अल्फा बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो यहां पर यह जो प्रॉब्लम है, हमारे पास वर्टिसेस हैं A 1,2, B है 2,3 और C है 3,1, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो हमें क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा हो और 4 अल्फा प्लस बीटा, यानी कुल मिलाकर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करें? पहले आप इसका स्लोप लिख लें, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC होगा सर 3 - 1 अपॉन 2 - 3, 2 - 3, हाँ 3 - 1 2 - 3 दैट इज 2 अपॉन -1 दैट इज -2। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC? सर AC का स्लोप होगा 2 - 1 अपॉन 1 - 3, 1 - 3, ये हो गया -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। अब ये मत सोचिएगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां पर अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो जो ये ऑल्टीट्यूड आएगा AD, तो स्लोप ऑफ AD यहां से मिल जाएगा
हाफ, और यहां से जो दूसरा ऑल्टीट्यूड आएगा बीई, बीई का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 2। तो अगर मैं एडी की इक्वेशन फाइंड करूं तो एडी की इक्वेशन होगी y माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस 1। सो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो 2y x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर मैं बीई की इक्वेशन फाइंड करता हूं तो बीई की इक्वेशन क्या होगी सर? बीई की इक्वेशन होगी y माइनस 3 एक्स माइनस 2 इंटू 2। तो ये हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो 2x माइनस वाई प्लस नहीं माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। तो अगर हम अब इसका h का कोऑर्डिनेट यही होगा हमारा h अल्फा कॉमा बीटा, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार देख लो भाई, यही है? हाँ सर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन को इंटू 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 माइनस 3x, 2 गया सर माइनस 2, और प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार ज़रा चेक कर लो सर, ये आ गया माइनस 2 प्लस दिस। हाँ सर, एक बार अच्छे से 1,2 रख कर देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 1,2 रख के देखो, 1,2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी इक्वेशन हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो 2 टू ज़ 4, माइनस का 4 प्लस का माइनस का 1, 1,2 रखें तो 1 माइनस 2 सर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखो ऐसे पता चलता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं कर दिया हमने। तो y माइनस 3 x माइनस 2, और इसका स्लोप था 2। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 3, 2x माइनस 1। ये तो ठीक है, तो स्लोप हमने ठीक फाइंड किया। 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया माइनस 2, तो इसका स्लोप 2, वो भी ठीक है। तो y x माइनस 2 ठीक 3, तो 2x माइनस y माइनस 1, और हमने 1,2 इसमें रखा, 1,2 थोड़ी 2,3 रखना है यार, 2,3। यहाँ भी हमें 1,2 यहाँ रखना था, यहाँ 2,3 रखना, 2,3 4 माइनस 3 1। हाँ ठीक है, तो अपने पास ये आ रहा है 5/3। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही आ गया भाई, x आ गया 5/3, और y क्या आ जाएगा सर? y आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी 14/3। तो y इक्वल टू 7/3। तो यानी कहना चाहिए अल्फा आ गया 5/3, बीटा आ गया 7/3। तो ऐसे आप बीच बीच में चेक करते रहें, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं जब क्वेश्चन लेंदी हो। ठीक है, अब हमें चाहिए 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 20 प्लस 7/3 दैट इज 9। फिर चाहिए अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, तो ये हो गया 5 प्लस 28/3 दैट इज 11। तो यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स तो आ गया सर 20, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 99। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Let us move on to the next problem. So this is the next problem. This is in JEE Mains 2023 January 24 shift 2. The equation of the sides AB and AC and CA of the triangle. तो हमारे पास तीनों साइड्स दे रखे हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल की तीनों साइड्स। यानी आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैनिपुलेशन ज्यादा हैं, बाकी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, मैनिपुलेशंस काफी ज्यादा हैं। तो मैनिपुलेशन ज़्यादा है, बस इसका थोड़ा इस कारण से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बन जाता है। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस 2x, और ये लाइन है x प्लस पी वाई, और CA क्या है? CA है x माइनस वाई इक्वल टू 3, और BC की इक्वेशन है
x प्लस पी वाई इक्वल टू 21a। P2 कॉमा a इज सेंट्रॉइड, तो P2 कॉमा a ये सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और हमें क्या करना है, बी सी का लेंथ बताना है। तो ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हैं आराम से। y की जगह -2x रखा, 3x 1 कॉमा -2, ये आ गया ए के कोऑर्डिनेट। अब मुझे चाहिए बी और सी, तो अगर बी और सी लिखूं, अगर मैं x को रख लूं अल्फा तो -2 अल्फा, और अगर मैं यहाँ y को रख लूं बीटा तो ये आएगा बीटा प्लस 3 x की वैल्यू। y को बीटा रख लिया तो बीटा प्लस 3 x की वैल्यू। अब हमें दे रखा है अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 3 बाय 3 इज इक्वल टू 2। सेंट्रॉइड कैसे मिलता है, सेंट्रॉइड मिलता है तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जोड़कर बाय 3। तो हमने तीनों के वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा, बाय 3 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा -2 अल्फा -2 प्लस बीटा बाय 3 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। तो यहां से अपने पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई भाई 2। तो ये हो गई पहली कंडीशन। और यहां से आया मेरे पास में बीटा -2 अल्फा -2 इज इक्वल टू 3a। तो बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू 3a, ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। और हमारा मकसद है p और a को फाइंड करना, तब जाकर हमारे पास अल्फा और बीटा को फाइंड करना, बेसिकली अल्फा और बीटा को फाइंड करना। तो ठीक है, अब अल्फा कॉमा -2 अल्फा बीसी पर लाई करता है, इट लाइज ऑन। अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, या थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर देखो तो, अगर आप चाहो तो यहाँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो अल्फा बीटा में। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 बीटा, तो 3 बीट, ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड, तो ये 2 अल्फा कट गया, 2 बीटा 3 बीटा, 3 बीटा -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 3a 3 बीटा -2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 4। देखना यार, इक्वल टू 4 ही आएगा, 3a प्लस 2, और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 4 6 आएगा 4, हाँ सर यहाँ तो 4 ही आएगा, और यहाँ -2 था, 3 बीटा -2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया p बीटा इज इक्वल टू a प्लस 2, बीटा इज इक्वल टू a प्लस 2, हाँ सर बीटा आ गया a प्लस 2, और अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा आ गया a प्लस 2। एक बार देख लो अच्छे से भाई, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा, और ये हो गया 3 बीटा, 3 बीटा इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर -2 है तो 3a प्लस 6, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू a प्लस 2, और बीटा को अगर मैं a प्लस 2 रखता हूँ तो अल्फा की वैल्यू -a आ गई, अल्फा इक्वल टू -a। तो ये कंडीशंस है हमारे पास। तो अब हम यूज करते हैं वो पॉइंट के, ये जो पॉइंट है बी और सी दोनों बी सी पर लाई करते हैं, लेट अस यूज दिस। तो बी जो है अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 अल्फा कॉमा -2 अल्फा, अल्फा कॉमा -2 अल्फा, यह लाइज ऑन बी सी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a, एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा -2 अल्फा पी इज इक्वल टू 21a, और अल्फा था -a, तो प्लस का 2a इंटू पी बराबर 21a। अब a कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की पॉसिबल वैल्यू तो फिर 0 भी आएगी। हाँ दे रखा है भाई a नॉट इक्वल टू 0, तो a को उड़ा दो, उड़ा दिया भाई, तो ये हो गया 2p, दिस बिकम्स 2p इज इक्वल टू 22, तो p की वैल्यू आ गई 11, तो p तो 11 आ गया यार,
P11 आ गया। और इसी तरीके से आई कैन से द अदर पॉइंट, कौन सा है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो अपने पास है वो पॉइंट क्या था सर? वो वाला पॉइंट है दूसरा पॉइंट क्या था भाई? दूसरा पॉइंट अपने पास है, दूसरा पॉइंट अपने पास है बीटा प्लस 3 कॉमा बीटा, बीटा प्लस 3 कॉमा बीटा, कॉमा बीटा प्लस 3 कॉमा बीटा ऑल्सो लाइज, बीटा प्लस 3 कॉमा बीटा ऑल्सो लाइज ऑन इट, यह भी इस पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा प्लस 3 प्लस पी इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 ए। तो यहां बीटा प्लस 3, बीटा कितना था? ए प्लस 2, बीटा था ए प्लस 2, एक बार देख लो। हाँ सर, बीटा था ए प्लस 2 प्लस 11 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 21 ए। सो दैट मेक्स इट 12 ए प्लस 22 और 2 24 इज इक्वल टू 21 ए। ए इज इक्वल टू सर उधर आ जाएगा 9 ए इज इक्वल टू 24, 9 ए इज इक्वल टू 24। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन फिर से। बीटा था ए प्लस 2, बीटा था ए प्लस 2 प्लस 3 भी है, प्लस 3 भी है, तो ये हो गया ए प्लस 5, तो ये हो गया 12 ए प्लस 3 और 2 5, 5 और 22 27 इज इक्वल टू 21 ए। तो 9 ए इज इक्वल टू 27, तो ए की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब ए की वैल्यू 3 आ गई तो बस अल्फा आ गया। अल्फा कितना था सर? माइनस ए। बीटा कितना था सर? ए प्लस 2 यानी के 5। तो हमारे पास अल्फा हुआ -3, बीटा हुआ 5, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अल्फा गामा माइनस अल्फा, अल्फा गामा -2 अल्फा, अल्फा गामा -2 अल्फा था ना, अल्फा गामा -2 अल्फा। तो 3 2 6, -3 गामा 6, और सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए बीटा गामा बीटा प्लस 3 गामा बीटा, तो 8 गामा 5। तो यहाँ से अगर मैं BC का लेंथ निकालूं, BC का लेंथ आ जाएगा 8 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज 121 122, और हमसे पूछा था BC का स्क्वायर विच इज 122। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 122। तो BC का स्क्वायर का लेंथ जो आया वो आया अपने पास 122। सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमने पीछे छोड़ा था, आइए वो उस पर चलते हैं। यहाँ ये रहा वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आया है 2023-24 जनवरी शिफ्ट 1 में। ये प्रॉब्लम क्या कहता है? लेट PQR बी अ ट्राइंगल। फिर से भाई ट्राइंगल के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, ठीक है ना, और वो भी मैनिपुलेटिव। PQR एक ट्राइंगल दे रखा है और फिर कह रखा है ABC आर ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल QR। QR पर है A, QR पर है A, QR पर A, तो QR पर A, और QR अपॉन AR इज 1:2। फिर B इज ऑन RP, B कहां है? RP पर, B है RP पर, और RB इज 1:2, और C है यहां पर, और यह भी 1:2, PC अपॉन CQ। और हमें कहा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन ABC। हमें दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए ये प्रॉब्लम लगता तो है कि हमें स्ट्रेट लाइन से करना चाहिए, लेकिन ट्राइंगल जनरल ट्राइंगल दे रखा है और रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो तो ये पैरेलल होता है। तो सिमिलैरिटी वाला रिलेशन भी हम यहाँ डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं वेक्टर्स का। इसको मान लेते हैं ओरिजिन, इसको मान लेते हैं हम क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, और आर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। यानी कि अब ये प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन से चला जाएगा कहां? वेक्टर्स में, क्योंकि वेक्टर्स में एरिया निकालना बहुत आसान है। मैं आपको याद दिला दूं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना हो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया,
सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो आपको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना हो, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। यानी कि आप एक वर्टेक्स पकड़िए, उससे एमिनेटिंग दो वेक्टर्स लीजिए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ से डिवाइड करके मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, तो यू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अगर मुझे यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए, तो ये पी क्यू वेक्टर तो हो गया क्यू और पी आर वेक्टर हो गया आर, तो डेल्टा ए बी सी हो जाएगा मॉड ऑफ क्यू क्रॉस आर का हाफ। हाँ सर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मुझे अगर पी के ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 टाइम आर 2 टाइम्स क्यू, तो आर प्लस 2 बाय 3, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला की तरह। हाँ सर, और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2r प्लस 2r बाय 3, 2r बाय 3, क्योंकि 2r प्लस 0 बाय 3, क्योंकि p हमने क्या कहा, ओरिजिन है, तो हमने इसको 0 वेक्टर मान लिया ओरिजिन। और यहां हो जाएगा q बाय 3, q बाय 3, 1 2 इंटू 0 बाय 3। अब अगर मैं फिर से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर लिखूं, तो ए बी वेक्टर क्या होगा सर, ए बी वेक्टर होगा बी माइनस ए, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर माइनस आर प्लस 2q बाय 3, तो ये हो गया आर माइनस 2q बाय 3, ये हो गया ए बी का पोजीशन वेक्टर। और फिर मतलब ए बी वेक्टर निकल गया। ए सी वेक्टर क्या होगा, सी का पोजीशन वेक्टर q बाय 3 माइनस सी, सी का पोजीशन वेक्टर है, और ए का पोजीशन वेक्टर होगा r प्लस 2q बाय 3, दिस इज माइनस q माइनस r बाय 3, माइनस q माइनस r बाय 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं फाइंड आउट करूं, डेल्टा ए बी सी दैट बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, जो मैंने बताया, दो वेक्टर एमिनेटिंग ले लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आर माइनस 2q हाफ इंटू मॉड ऑफ आर माइनस 2q अपॉन 3 इंटू क्रॉस आर प्लस q बाय 3, आर प्लस क्यू बाय 3। सर माइनस कहाँ गया, चाहो तो माइनस यहाँ लगा दो, लेकिन मॉड लगा है तो माइनस तो गयो। यस सर, तो अपने पास आ गया हाफ, ये हो गया आर माइनस 2q क्रॉस आर प्लस क्यू बाय 9, so this becomes 1 by 18 r cross r plus r cross q minus 2q cross r और minus 2q cross q। कोई भी वेक्टर को उसी से क्रॉस करो तो 0 आता है, तो 1 by 18 ये हो गया q क्रॉस r माइनस q क्रॉस r माइनस 2q क्रॉस r, और वो भी 0, तो ये हो गया 3 अपॉन 18 मॉड ऑफ q क्रॉस r, तो ये हो गया 1 बाय 6 मॉड ऑफ q क्रॉस r। ये आ गया ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अब हमें चाहिए था ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, अरे ट्राइंगल पी क्यू आर है यार, ये सॉरी, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, यही चाहिए ना रेशियो, जरा देखो, हमें चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, तो डेल्टा पी क्यू आर अपॉन डेल्टा ए बी सी will be equal to what? It will be equal to 1 by PQR का एरिया तो अपने पास आया था 1 by 2 मॉड ऑफ Q क्रॉस R, और ये आया 1 by 6 मॉड ऑफ Q क्रॉस R। तो देखने में लग रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन से होगा, बट दिस बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC,
That comes out to be 3. So 3 is the answer to this problem. तो यहाँ पर हम कई लोग सोचेंगे कि इसको कैसे किया जाए. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम विच गोज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू वेक्टर्स इजीली. आराम से हो जाता है. तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं. लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम और देखते हैं. एक प्रॉब्लम ये रहा, जेई मेन 2020-22 में आया है. एंड व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से? लेट अस सी. अ पॉइंट P moves such that the sum of squares of distances from this and this is 14. Sum of squares of the distances. तो let P be x, y मान लेते हैं. तो उसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा? x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, है ना? हाँ सर. और प्लस x माइनस 2 का, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस. तो डिस्टेंस में यहाँ रूट आएगा लेकिन उसका स्क्वायर होगा. तो अपने क्या किया? ये डिस्टेंस, इसका रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया, यहाँ भी रूट हट गया. अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 4y माइनस का 5y. 4 और 1 5, 4 और 1 5 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देखो एक बार कैलकुलेशन. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर. और हमने क्या किया? यहाँ एक तरीके से पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, हमें 14 दे रखा था. ए के कोऑर्डिनेट्स थे, क्या थे? 1, 2. ये पी ए की वजह कुछ और मान लो. पी ए बी सी डी तो कुछ और ही है ना. हाँ, तो इसको मान लेते पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 14. क्यू क्या था? क्यू वॉज 1, 2 और आर हमें दे रखा था -2, 1. अपनी तरफ से माना हमने ये. ठीक है, और ये अपने लिख लिया हमने. तो एक बार x का, यहाँ माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 4x माइनस का 2x, यहाँ आ गया माइनस का 2y माइनस का 4y माइनस का 2y माइनस का 4y माइनस का 6y आएगा. माइनस का 6y और प्लस 4 और 1 5, 4 और 1 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब वो कह रहा है कि ये जो कर्व है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 बी द लोकस ऑफ पी. ये लोकस ऑफ पी हो गया. वैसे तो हम पहले पी को एच कॉमा के मानते, फिर एच कॉमा के को आखिर में आकर एक्स वाई से रिप्लेस करते. हमने शुरू में ही एक्स कॉमा वाई मान लिया. ठीक है, तो ये लोकस ऑफ पी आ गया. सो दिस इज द लोकस ऑफ पी. ये लोकस ऑफ पी हो गया. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कह रखा है कि इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड बी. तो इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, तो पुट y इक्वल टू 0. तो अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो अपने पास आ गया x की वैल्यू, सर एक तो आ गई 2 और एक -1. x की वैल्यू -2 और 1, क्योंकि फैक्टर मेरे ख्याल से क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1. तो x की वैल्यू आ गई 2 और -1, 2 -2 और 1, सॉरी -2 और 1. ये आ गई x की वैल्यू. अब ये इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को a और b पर, यानी a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 0, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0, एंड इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट c एंड d. अब इसमें क्या करो? y एक्सिस का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए x को 0 रख दो. पुट x इक्वल टू 0. तो जब मैंने x को 0 रखा, मेरे पास बन गया 2y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 4 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0. अब भैया यहाँ से रूट जो आ रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? एक रूट आएगा y1, एक रूट आएगा y2, y1 और y2. हाँ सर, ये आएंगे रूट्स. ठीक है, चलो y1, y की वैल्यू क्या आ गई सर? 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 और 4 17 बाय 2, ये आ गए. तो y1 हो गया 3 प्लस रूट 17, 0.
y1 हो गया 3 प्लस रूट 17 बाय 2 कॉमा 0, और y2 हो गया 3 माइनस रूट 17 बाय 2 कॉमा 0। ये आ गया। हाँ सर, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वैसे तो ये सर्कल आया था, दिख ही रहा है। हाँ सर, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मेरे पास है, ए है -2 और बी है, तो ए है -2 कॉमा 0, -2 कॉमा 0, बी है 0 कॉमा, बी क्या है 0 कॉमा 1 कॉमा 0, बी है 1 कॉमा 0, ए बी सी डी। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी कह रखा, देख लो भाई अच्छे से पढ़ना, ए सी बी डी। और सी क्या है सर, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, तो 3 माइनस रूट 17 बाई 2, 0 कॉमा रूट 317 बाई 2 आएगा, 0 कॉमा 3 माइनस रूट 17 बाई 2, और ये होगा 0 कॉमा 3 प्लस रूट 17 बाय 2। ये होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो 0 कॉमा 3 माइनस रूट 17 बाय 2, दिस इज ए सी, बी एंड डी इज 3 प्लस 0 कॉमा 3 प्लस रूट 17 बाय 2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दूं, हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा, हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा। तो एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखिए कितना होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। So that is the area of quadrilateral. So D1 is first diagonal length, or what is D2? Second diagonal length, or theta is angle between diagonals. Theta is angle between diagonals. हाँ सर, तो एंगल बिटवीन डायगोनल्स, तो हाफ d1, तो हाफ इंटू d1, एक डायगोनल हो गई 3 इंटू दूसरी डायगोनल हो गई 3 प्लस रूट 17 माइनस 3 प्लस रूट 17 बाय 2, दिस माइनस दिस, और इंटू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। तो ये हो गया, दिस इज 6 3 6 3 3 से 3 गया भाई, 3 से तो 3 गया, तो आ गया 3 इंटू 3 रूट 17 बाय 2, 3 रूट 17 बाय 2, तो 3 रूट 17 बाय 2 विल बी द आंसर। एक बार अच्छे से देख लें, 3 रूट 17 बाई 2, क्योंकि रूट 17 प्लस रूट 17 हो जाएगा 2 रूट 17, तो 2 कट गया, तो 3 रूट 17 बाई 2। तो फिर से यहाँ पर हमने एक नई चीज़ सीखी कि एरिया ऑफ जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो कैसे मिलता है। आइए क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये प्रॉब्लम आया है जेई मेंस 2022 25 जुलाई में। एंड व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से, let p alpha comma beta be at a unit distance from each of the two lines, this and this, p lies above L1 and below L2, then 100 alpha plus beta, ये दोनों से एक यूनिट के डिस्टेंस पर है। p lies, देखो एक लाइन तो क्या बनेगी भाई सर, एक लाइन बन गई 3x माइनस 4y, तो पहली लाइन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू -12, यानी x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो बेस्ट वे इज टू राइट इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ड्रॉ द लाइन। तो ये -4 और ये 3, हाँ सर एक लाइन तो ये बन गई भाई, ये लाइन हो गई L1। फिर दूसरी लाइन है 8x प्लस 6y प्लस 11,
इज इक्वल टू दिस, तो 8x प्लस 6y L2, 8x प्लस 6y प्लस 11, 8x प्लस 6y इक्वल टू -11, तो x की वैल्यू हो गई -11/8 और y की वैल्यू भी -11/6 इक्वल टू 1। तो इसके x और y इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव हैं, x और y इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव हैं, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। हाँ सर, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं x और y इंटरसेप्ट्स। तो क्या माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, और ये था -4, और ये है माइनस का, ये है 3। तो यहाँ हमारे पास जो लाइन आएगी वो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, -1 पॉइंट समथिंग, ये लाइन आ गई। ठीक, हाँ। अब लेट P बी अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइंस, यानी दोनों से एक एक की दूरी पर है वो पॉइंट, यानी उस पॉइंट की दूरी दोनों से कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट इससे है और इसी तरह से इससे डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो कुछ ऐसे बनाएं डायग्राम, बहुत प्यारा सवाल है भैया, देखते जाना। हाँ सर, ये बना 1 यूनिट और 1 यूनिट यहाँ से है, सो इट हैज डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस एज 1 यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये पॉइंट है P अल्फा कॉमा बीटा, ये लाइन है L2, तो और दोनों से दूरी कितनी है 1, L1 के नीचे लाई करता है और L2 के ऊपर, तो ऐसा है। ठीक है, हाँ। तो आप एक चीज गौर करें, ये जो पॉइंट होगा ये डेफिनेटली इनके एंगल बाइसेक्टर पर होगा, क्योंकि जो भी दोनों लाइन से बराबर दूरी पर पॉइंट होते हैं वह सारे पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। सो क्लियरली P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही प्यारा सवाल, P किस पर लाई करता है, एंगल बाइसेक्टर पर। तो क्लियरली P लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। अगर L1 के एंगल बाइसेक्टर पर है तो इसका डिस्टेंस इससे 3 अल्फा माइनस 4 बीटा, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12, पहले तो एंगल बाइसेक्टर लिख लो यार, 3x माइनस 4y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 8x प्लस 6y प्लस 11 अपॉन रूट ऑफ 64 प्लस 36 100, 100 का रूट 10, तो 5 2 ये आया। तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू, इसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 8x प्लस 6y प्लस 11। अब सवाल उठता है ये मॉड कैसे खुलेंगे, तो पहले तो P इस पर लाई करता है, हाँ सर, और फिर ये सवाल उठेगा तो P क्या है, अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन इट। ये तो क्या आ गए थे, बाइसेक्टर्स आ गए ना ये तो दोनों, हाँ सर। तो 2 इंटू 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11, ये आ गया। अब अल्फा कॉमा बीटा इसके ऊपर लाई करता है। अब हमें अल्फा 100 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें, ये मॉड कैसे खुलेंगे नहीं पता। तो अपने पास एक कंडीशन है, क्या, P लाइज अबव L1, तो इसका मतलब होता है L1 में अगर मैं ये पॉइंट रख दूं 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये ऊपर लाई करता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉइंट लाइन के अगर ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट उसके अंदर फिल कर दो लाइन के अंदर और उसको y के कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये ध्यान रखें, हो सकता है आपके लिए ये चीज नहीं हो। हाँ सर, ये तो ना पढ़ा सर हमने आज तक, हाँ बेटा तभी तो बता रहे हैं, लेस देन 0 ये आ गया। इसी तरीके से P लाइज बिलो था या अबव था, P1 लाइज बिलो L1 है, बिलो L1, बिलो होगा तो लेस देन कर दो, बिलो L1, बिलो है भाई, बिलो, तो बिलो है तो लेस देन 0 कर दो, लेस देन 0, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर इसी तरीके से P लाइज अबव L2,
above L2. So this implies, दूसरी लाइन थी 8x plus 6y, 8x plus 6y plus 11 by 6 should be greater than 0. तो 8 alpha plus 6 beta plus 11 greater than 0. तो अब जो फर्स्ट कंडीशन है फ्रॉम 1, पहली कंडीशन से क्या आएगा अपने पास, फ्रॉम 1 I have 2 into 3 alpha minus 4 beta plus 12 is equal to 8 alpha plus 6 beta plus 11. यही है अपने पास, जरा देखो एक बार टैली करो. हाँ सर. अब ये क्वांटिटी कैसी है सर, ये क्वांटिटी है पॉजिटिव और ये क्वांटिटी भी कैसी है पॉजिटिव. तो एज इट इज खुल जाएगा 6 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 24 इज इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11. तो ये बन गया अपने पास 2 अल्फा प्लस 14 बीटा इज इक्वल टू 13. सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यह है, शायद आपको यह पता हो या ना पता हो, कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट x1 y1, मान लो मेरे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर तब लाई करता है जब, ये पॉइंट है P, जब तो P लाइज अबव लाइन. तो ध्यान रखें, P लाइज अबव लाइन. कब लाई कर देगा अबव लाइन, जब ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन b1 ग्रेटर दैन 0 हो. तो ये तब इसके लाइन के ऊपर लाई करता है. और इसी तरह से बिलो कब लाई करेगा, जब यह क्वांटिटी लेस देन 0 हो. ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन b1 शुड बी लेस देन 0. यानी कुल मिलाकर वो पॉइंट उस लाइन में रख दीजिए और आंसर अगर कैसा आ जाए, डिवाइड बाय b करके कैसा है पॉजिटिव, तो वो पॉइंट ऊपर होगा. अगर नेगेटिव आए तो वो पॉइंट नीचे होगा. और इसका उल्टा भी ट्रू है. तो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नीचे है तो नेगेटिव आना चाहिए. तो उसी चीज का हमने यहां पर दोनों में इस्तेमाल किया और वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया. लेकिन अभी तक हमने इस कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया. कौन सी, कि भाई यहां पर दे लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइंस. तो यहां अब हम इसका भी यूज करते हैं कि यह जो पॉइंट है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम L1. और L1 क्या थी, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 1. ये दे रखा है. तो डिस्टेंस क्या होगा सर, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1. तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 5. तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू -7. और ये हमने मॉड एज इट इज क्यों खोल दिया, क्योंकि ये क्वांटिटी हमें पता है कैसी है, पॉजिटिव है. तो यहां पर ये मॉड नहीं तो प्लस माइनस से खोलते, लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है इसलिए ये एज इट इज खुल गया. अब यहां से इन दोनों से हम अल्फा बीटा को सॉल्व कर लेते हैं. तो नाउ लेट अस सॉल्व फॉर अल्फा एंड बीटा. तो पहली इक्वेशन है 2 अल्फा प्लस 14 बीटा इज इक्वल टू 13, प्लस 14 बीटा इक्वल टू 13. और दूसरी है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू -7. सो नाउ लेट अस सॉल्व फॉर अल्फा एंड बीटा. तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, दूसरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. तो ये हो जाएगा 14 3 42 प्लस 8 इंटू बीटा इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39 प्लस 14. तो बीटा की वैल्यू आ गई सर 39 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा. बीटा की वैल्यू होगी 53 अपॉन 50. और अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी सर, अल्फा मिल जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा 53 अपॉन 50 इज इक्वल टू -7. तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 106 माइनस 7, क्योंकि ये कट जाएगा, अपॉन 25. तो सर ये हो गया 3 अल्फा 25 7 175 माइनस का 175 प्लस का 106 डिवाइडेड बाय 25.
तो ये कितना आया भाई सर? ये हो गया है 9 और 69, -69 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -23 अपॉन 25। अब हमें चाहिए 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया 100 इंटू अल्फा -23 अपॉन 50 प्लस कितना, प्लस 23 प्लस 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 25, 53 अपॉन 23 अपॉन 25, 25 है भाई, 25, 23 अपॉन 25, 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50। एक बार अच्छे से देख लें, 53 अपॉन 50 आ रहा है, 13 39। हाँ सर यही आ रहा है। 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 14 बीटा, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू -7। तो ये आया कितना हुआ भाई? ये सर ये हुआ -92 प्लस इंटू 2 106, क्योंकि हाँ सर यही आएगा। ये आ गया 14 आ रहा है। लेट अस सी इफ वी हैव 14 एज एन आंसर ओवर हियर। हाँ सर, तो करेक्ट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। तो काफ़ी मैनिपुलेशंस थी इस प्रॉब्लम में। तो आप देखते हैं कि जेईई मेंस में काफ़ी सारी मैनिपुलेशंस आती हैं। तो जिस आदमी को कैलकुलेशन से डर लगता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन से जी मत चुराएं, कैलकुलेशन करिए, करते रहिए बिना आलस के, बिना इरिटेट हुए। चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा अगला प्रॉब्लम। ये आया है AIEEE 2011 में। सर इतना पुराना प्रॉब्लम, बेटा बहुत कुछ सिखाने को इस प्रॉब्लम में। आइए देखते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड a। एक लाइन तो यह है और दूसरी लाइन है ax माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। वो कह रहा है कि ये दोनों लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करती हैं, आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बताना है। तो अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ द फर्स्ट लाइन, देन द फर्स्ट लाइन विल बी, इसका x इंटरसेप्ट भी मॉड a, y इंटरसेप्ट भी मॉड a, और मॉड a कैसा नंबर होता है? नॉन नेगेटिव। तो ये लाइन तो ऐसी बन जाएगी पहले वाली, ये वाला होगा मॉड a और यह भी मॉड a। और आप देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अक्सर लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x y और x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, उसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो वह थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। छोटा तरीका क्या होगा जरा देखो। ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। हाँ सर, तो अगर मैं चाहता हूं, ये लाइन कहां से जाएगी सर? -1 से जाएगी, -1 से। a को x को 0 सर, -1 से जाएगी। तो इफ आई वांट द लाइन टू इंटरसेक्ट दिस गिवन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब इंटरसेक्ट करेगी सर? जब a हमारे पास कहां आएगा सर? जब a हमारे पास, जब ये लाइन कहना चाहिए ये कहाँ इसे कट करती है सर? 1/a पर। ये 1/a, इसका x इंटरसेप्ट है 1/a। खुद देखो, x अपॉन 1/a प्लस y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। तो ये मैं L2 को लिख सकता हूँ, ये L1 है। हाँ, तो x इंटरसेप्ट इसका 1/a है। तो अगर ये 1/a नेगेटिव हो जाए तो ये लाइन कैसी बन जाएगी सर? अगर 1/a नेगेटिव हो जाए तो ये लाइन फिर इधर बनेगी, इसकी बजाय ऐसे बनेगी, और ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, 1/a अगर मॉड a से बड़ा हो जाए तो सर लाइन ऐसे बनेगी। 1/a अगर आगे हुआ तो सर उस केस में ये इंटरसेक्ट करेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर तुम चाहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करे तो 1/a की वैल्यू फॉर इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए? 1/a की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और मॉड a से छोटी होनी चाहिए। अगर 1/a 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर a पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका मतलब 1/a लेस देन a, क्योंकि मॉड a ही हो जाएगा। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि a पॉजिटिव है तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो a -1, a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब क्योंकि a 1 से a 0 से बड़ा था तो इसको तो हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट। So this part will be rejected.
So the correct answer comes out to be 1 to infinity. So that is it. गजब तरीके से किया, हाँ बहुत प्यारे तरीके से किया इस प्रॉब्लम को। चलिए आइए एक प्रॉब्लम लास्ट में चलते चलते और देखते हैं। ये प्रॉब्लम आया है जेई एडवांस में। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस 2008। ये 3 लाइंस है, तीनों की तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। वो पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद अगर L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, इफ तो के की वैल्यू। L1 L2 L3 ट्राइंगल बनाएंगे कब, ये पूछा है। L1 L2 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल इफ, तो ये सब पूछा है यहां पर। तो आइए देखें। सबसे पहले अगर मेरे पास पहली लाइन है x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है। और फिर है 5x प्लस 2y माइनस 12, 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और 3x माइनस के वाई माइनस 1, 3x माइनस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, क्योंकि अगर ये कॉन्करेंट है तो पहले दो का सॉल्यूशन इस पे लाई करना चाहिए, तो क्या कह सकते हैं सर, या फिर वो डिटर्मिनेंट भी तो 0 कर लेते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट भी 0 कर सकते हैं। तो फॉर कॉन्करेंसी, क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो तीनों लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। तो फॉर कॉन्करेंसी, क्योंकि कॉन्करेंसी में आपको पता है एज कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन क्या लगाएं सर, 1 3 माइनस 5, 5 2 माइनस 12, और फिर 3 माइनस के माइनस 1 शुड बी 0। यानी कि अगर अपन इसको ठीक ठाक करके ओपन करें तो 1 के साथ आ जाएगा सर, 1 के साथ आ गया -2 प्लस 12 -12 के, और फिर -3 के साथ हमारे पास आ गया है -3 के साथ वी हैव गॉट -3 के साथ ये गया -5 प्लस 36, और -5 के साथ अपने पास आ गया ये -5 के -6 इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स -2 -12 के प्लस 15 माइनस ये कितना हुआ 31 इंटू 3 -93, और माइनस प्लस 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 25 के प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 13 के इज इक्वल टू 33, 63 और 65। तो k इज इक्वल टू 5। यानी अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो k 5 होना चाहिए, तो k शुड बी 5। तो एक आंसर हो गया S, एक आंसर हो गया S। तो लाइंस आर कॉन्करेंट इफ k इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर डेल्टा 0 है, डिटर्मिनेंट 0 कॉफिशिएंट का, तो जरूरी नहीं है लाइंस कॉन्करेंट हो, क्योंकि उस वक्त ये भी हो सकता है तीनों लाइंस पैरेलल हो। लेकिन हम इन्हें यहां पर कॉन्करेंसी के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर तीनों लाइंस पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप देख रहे हो पहली दो लाइंस, पहली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो कैसी हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो इसलिए यहां पर डेल्टा इक्वल टू 0 रख लिया हमने कॉन्करेंसी के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 होता है, बट डेल्टा 0 होने का मतलब लाइंस कॉन्करेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तीनों पैरेलल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब तीनों पैरेलल या दो ओवरलैपिंग, तीसरी कट करे, बहुत सारी कंडीशंस हैं, सब क्लास में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अब यहां पर तो फर्स्ट का तो हो गया, अपना सेकंड वाले पर आते हैं। वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू द अदर लाइन इफ, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है एक लाइन दूसरे के पैरेलल होगी तो पहले का स्लोप m1, ये लाइन L1, ये L3, ये L2। तो m1 इज इक्वल टू -1/3 शुड बी इक्वल टू m2 3/k। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -9। तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी अगर k -9 हो जाए, तो एक तो आंसर इसका P आ गया। फिर ये भी तो हो सकता है कि L1 पैरेलल टू L3 हुआ, सर L2 पैरेलल टू L3 हो जाए। हाँ, तो L2 पैरेलल टू L3 कब होगा सर, 5 L2 -5/2
L3 -5/2, ये हो गया M3, और यह बराबर हो जाना चाहिए M2 के। M2 कितना था? 3/k इज इक्वल टू M2। तो यहां से आ गया k इज इक्वल टू -6/5। तो वन ऑफ द लाइन्स इज पैरेलल टू द अदर टू, -6/5, P और Q। अब C पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइंस ट्राइंगल कब बनाएंगी? ये तीनों लाइंस ट्राइंगल तब बनाएंगी जब ना तो कॉन्करेंट हो, ना ही कोई एक दूसरे के पैरेलल हो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सो C पार्ट की अगर हम बात करें, L1, L2, L3 will form a triangle. कब? Will form a triangle if they are not concurrent. They are not concurrent, क्योंकि अगर तीनों की तीनों कॉन्करेंट हो गई, यानी एक ही पॉइंट से पास हो गई, तो फिर लाइन नहीं बनेगी। तो k क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्करेंसी के लिए k की वैल्यू 5 आई थी। और फिर दूसरा चीज क्या कहेंगे? दूसरा चीज ये होगा कि लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। नो लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन, पैरेलल टू अदर लाइन, यानी कि अपने पास k की वैल्यू -9, k की वैल्यू -6/5 और -9 नहीं होनी चाहिए। तो देयरफॉर k बिलोंग्स टू पूरा R एक्सेप्ट 5, -9, -6/5, यानी ये वैल्यू छोड़ दो, बाकी सब हो सकता है। तो इस केस में जो आंसर्स आ गए L1, L2, L3, ये आ गया R, 5/6 चल जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज नहीं चलेंगी। दे डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। कब? ट्राइंगल कब नहीं, कब बनेगा, कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? अगर कॉन्करेंट हो। कॉन्करेंट का मतलब था k बराबर 5, या फिर कोई दो पैरेलल हो, यानी कि P और साथ में Q। तो इसके आंसर हो गए S, P और Q। थर्ड पॉइंट के ट्राइंगल कब नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कल को जेईई मेंस क्या कर सकता है? आपसे इसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड कोई और प्रॉब्लम पूछ सकता है, जिसमें वो 3 लाइंस दे दे और बोले कि भैया इन तीनों से ट्राइंगल बनना चाहिए, तो लैम्डा की कंडीशन बताओ, लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो आपको उस केस में क्या कंडीशन याद रखनी पड़ेगी? 2 चीजें। पहली, तीनों लाइंस कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये कि कोई भी एक लाइन बाकी किसी दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। सो दैट विल गिव यू द कंडीशन फॉर नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब वक्त है होमवर्क का। होमवर्क में मैं आपको सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स दूंगा। KTK 1 खुद ट्राई करो, 1 खुद ट्राई करो, 2 एंड देन खुद ट्राई करो 3 एंड KTK बस 3 ही है भाई, 3 ही प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके लिए। ओनली 3, नॉट 4, ओनली 3 प्रॉब्लम्स। इनके आंसर्स आपको PW ऐप पर नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे पिछली बार ITF में मिले थे। इसके आंसर्स भी आपको वहां दिख जाएंगे। तो बस यही उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे समझा होगा, और साथ साथ में जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस मेरे साथ करिएगा। तो आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस मेरे साथ की होगी, और आप फिर अब ये KTKs करेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए, और फिर PW ऐप पर जाकर चेक करिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।